आप सभी वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो पहली क्लास थी जिसमें हमने कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन लिया था और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को समझा था। कार्बोहाइड्रेट की 3 कंडीशंस पर हम पहुंच गए थे कल की क्लास में और वो 3 कंडीशंस क्या क्या थी वो आपको बताई गई थी, जिसमें हमने ग्लूकोज को कहीं ना कहीं ये प्रूव भी करा था कि ग्लूकोज अपने आप में क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। आज हम उन्हीं 3 कंडीशंस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन होती है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अब जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो है कार्बोहाइड्रेट्स की साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसके अलावा और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस such units on hydrolysis are called carbohydrates। कल हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स देखने को मिले, यानी कि एक से ज़्यादा OH ग्रुप देखने को मिले, और एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, वही क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है जिससे कि आप क्लास से भटके ना, कहीं ना कहीं वही टॉपिक पर वापस आ जाए अपने। या फिर हम कार्बोहाइड्रेट की एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ऐसी यूनिट्स आपको दे दें। ऐसी यूनिट से मतलब है कि हाइड्रोलाइज होने पर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन आपको दे रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जांपल की हमने कल बात भी करी थी, और एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हमने प्रूव करा था कि ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया जाता है और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन थे। और कितने कायरल कार्बन इसमें निकल कर आए थे, 4 कायरल कार्बन यहां पर हमारे निकल कर आए थे। ग्लूकोज के अलावा और अगर एग्जांपल देखना चाहे तो हमारे पास फ्रक्टोज इसका एग्जांपल है। फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो फ्रक्टोज के अलावा हमारे पास और क्या एग्जांपल हो सकता है, तो हमारे पास इसका एग्जांपल है बेटा राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमारे पास है सुक्रोज, हमारे पास है माल्टोस, लैक्टोस, रेफिनोज, टेट्रोज, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं इसके, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और एटसेट्रा। ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा और भी बहुत कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फिलहाल जो आपके NCERT है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है या जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट यहीं पर लिखे हैं। आपको ग्लूकोज को बहुत डिटेल में पढ़ना है, फ्रक्टोज को बहुत सारा डिटेल में जाकर पढ़ना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की भी जगह जगह पर बात होगी, राइबोज आपने नहीं पढ़ना है, सुक्रोज के बारे में आपको पढ़ना है, माल्टोज आपको पढ़ना है, लैक्टोज आपको पढ़ना है, रेफिनोज की बात नहीं होगी, टेट्रोज की बात भी नहीं होगी, ग्लाइकोजेन आपने पढ़ना है, स्टार्च आपने पढ़ना है और सेल्यूलोज। सिर्फ यही कार्बोहाइड्रेट है जो आपके सिलेबस में कन्फाइंड है या जो NCERT में आपको दिए गए हैं, और इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। खैर, हम पहली डेफिनेशन के आधार पर ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट तो प्रूव कर चुके थे कि भाई किसी भी कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट होने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है, और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, और एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप की उसके अंदर होना चाहिए। ये हमारी क्या थी, ये हमारी डेफिनेशन निकल कर आई थी या कंडीशन थी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट प्रूफ करने की। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस होने पर या हाइड्रोलाइज होने पर ऐसे
यूनिट्स आपको दे दें, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको दे दें, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करा जाएगा, और आप चाहें तो मैं इस दूसरी डेफिनेशन के आधार पर भी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई हाइड्रोलाइज से क्या मेरा मतलब है, या मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं हाइड्रोलाइसिस के आधार पर। तो मैं ये एग्जांपल्स रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए, और इस सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ये प्रूव करूंगा कि सुक्रोज कैसे एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज जिसको आप केन शुगर या फिर टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, और ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करता है। कैसे भला? मैं इसको लिख सकता हूं, कार्बन यहां 12 है, और बेसिकली हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O का होल Y। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो मेरे को कार्बन चाहिए और साथ में वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल पर यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 22 हाइड्रोजन हो और 11 कार्बन हो। 2 हाइड्रोजन यहां ऑलरेडी और 1 ऑक्सीजन यहां पर ऑलरेडी, तो अगर मैं इसको 11 से गुणा कर दूं तो 11 दूनी 22 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 11 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और ये इस फॉर्मूले के साथ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। अब ये जो सुक्रोज है, यानी कि C12H22O11, जब आप इस सुक्रोज का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिसिस से हमारा क्या मतलब है बेटा? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, मैं यहां बता रहा हूं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस, देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, या फिर कह लीजिए क्लीवेज। पानी की सहायता से किसी चीज को तोड़ना, दैट इज हाइड्रोलिसिस। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं, यानी कि पानी की सहायता से किसी चीज को तोड़ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम सुक्रोज को बॉईल करते हैं, जब सुक्रोज को गर्म करा जाता है डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब अल्कोहलिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, और क्योंकि सुक्रोज को बॉईल करा जा रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि इवेंचुअली हम क्या करवा रहे हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस ही करा रहे हैं। तो हमने क्या करवाया है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, जिसके लिए चाहिए हमें पानी, हम इसको बॉईल करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो H+, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा करने पर ये सुक्रोज 2 अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स में टूट जाएगा। आपको मिलेगा यहां से C6H12O6 प्लस C6H12O6, जिसमें ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। और खास बात यह है कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको बराबर मात्रा में मिलते हैं, जितना ग्लूकोज मिलेगा उतना ही फ्रक्टोज मिलेगा। अब आपने ये पीछे कल पढ़ा था कि इनमें से एक है एल्डोस और एक है कीटोज। भाई दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, बस फर्क दोनों में किस चीज का होता है? फर्क दोनों में होता है कि एक में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो एक में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो उस आधार पर जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर मात्रा में इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक एल्डोज है और एक कीटोज है। इज दैट क्लियर? ये दोनों ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अभी हम मोनोसैकेराइड पे आने वाले हैं कि मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ऑप्टिकली एक्टिव दोनों है। यानी कि जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस कराने पर इसने क्या तैयार करा? इट प्रोड्यूस सच यूनिट। सच यूनिट मतलब कैसे यूनिट?
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एडिहाइड और कीटोन जैसे यूनिट इसने तैयार कर दिए, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसी वजह से सुक्रोज भी हमारा क्या है, अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही लिखा है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर क्या तैयार करें, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एडिहाइड और कीटोन तैयार करें, वही क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन के आधार पर मैंने सुक्रोज को भी आपको प्रूव करके दिखा दिया कि सुक्रोज भी अपने आप में क्या होता है, सुक्रोज भी अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये दो साइंटिफिक डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। हालांकि आपसे एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, बट यू नो एटलीस्ट जब आप किसी को बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं यानी कि वर्गीकृत करते हैं तो किसी ना किसी आधार पर करते हैं। तो आज की डेट में या आज हम जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने पर, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने पर कितने ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एडिहाइड या कीटोन यूनिट्स तैयार कर रहा है, इस आधार पे हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलाइज होने पर उनका केमिकल बिहेवियर कैसा निकल कर आ रहा है, इसी आधार पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग आती है निकलकर, वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ their behavior on हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस होने पर उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो कितने ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एडिहाइड और कीटोन यूनिट्स तैयार करेंगे, इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं। यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अच्छा मैं अब एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको ये बताऊंगा। तो उस फ्लो चार्ट के लिए मुझे पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये दोबारा रफ कर रहा हूं। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है, उनका बिहेवियर हाइड्रोलाइज होने पर कैसा है या वो कैसा केमिकल बिहेवियर दिखा रहे हैं, उस आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मैं इस हेडिंग को रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे को ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, फ्लो चार्ट के लिए। तो यहां हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हमने ब्रॉडली क्लासिफाई करा है दो पार्ट्स में, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप सैकेराइड्स भी बोलते हैं, और सैकेराइड्स इनको क्यों बोला जाता है? तो मैंने बताया था क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और ये जो सैकेराइड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड SACHARON सैकरोन से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है स्वीट, मीन्स स्वीट इन टेस्ट। बट सारे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रॉडली दो ही कैटेगरी में क्लासिफाई करा, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? हमारी पहली कैटेगरी है शुगर्स। शुगर्स हम उन कार्बोहाइड्रेट को बोल रहे हैं जो मीठे होते हैं स्वाद में।
और दूसरा है हमारा नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हुआ दो कैटेगरीज में, शुगर्स और नॉन शुगर्स। अब ये जो शुगर्स हैं, तो शुगर से हमें क्या पता लगता है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि हम इनको शुगर बोल रहे हैं, हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, तो उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो दे आर स्वीट इन टेस्ट। अगर इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन। और तीसरी बात, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। इतनी बातें हो गई शुगर्स को लेकर। अगर हम नॉन शुगर्स की बात करें तो ये तो टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता या इनमें कोई स्वाद नहीं होता। दूसरी बात, इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये अमॉर्फस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं रादर देन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। और तीसरी चीज, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि पानी में घुलते नहीं है। अब ये जो शुगर्स हैं इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, और वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? पहली कैटेगरी मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, पहली कैटेगरी मैं यहां नीचे मेंशन कर रहा हूं, वो है मोनोसैकेराइड्स, जिनको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है, मोनोसैकेराइड। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ये वो दो कैटेगरीज हैं जिनमें इनको बांटा गया है, ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, ठीक है जी। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनको भी फर्दर क्लासिफाई करा गया है दो कैटेगरीज में, एल्डोस और कीटोस। एल्डोस का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्लूकोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोस के एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो इनको भी फर्दर क्लासिफाई करा गया है, डाइसैकेराइड्स जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, और सिमिलरली इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये खत्म होगा कहां पर? डेकासैकेराइड्स। और ये ट्राई, डाई, टेट्रा, इन शब्दों से आप अनजान नहीं है, आप समझते हैं डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। सिमिलरली हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, और नैनो का मतलब 9 होता है, और डेका का मतलब 10 से होता है। बात करें नॉन शुगर्स की, तो ये नॉन शुगर एग्जैक्टली किन कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है? तो वो होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो इवेंचुअली हमारे पास ये निकल कर आया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें से मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड तो स्वाद में मीठे होते हैं, यानी कि इसीलिए इनको शुगर्स भी कहा जाता है। और बात करें पॉलीसैकेराइड्स की तो ये नॉन शुगर्स, यानी कि ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल जो हमें पढ़ने हैं इवेंचुअली वो है सेल्यूलोज, और आपका स्टार्च, आपका ग्लाइकोजेन, ये सब एग्जाम्पल हैं पॉलीसैकेराइड के। डाइसैकेराइड भी क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो इसके भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ने हैं। एक तो सुक्रोज है आपके पास, दूसरा माल्टोज है,
तीसरा आपके पास लैक्टोस है। अगर मैं ट्राइसैकेराइड की बात करूं तो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल हमारे पास है रेफिनोस, ये एक ट्राइसैकेराइड है, ठीक है। इनफैक्ट हाँ, दिस इज ट्राइसैकेराइड, ये हमारा ट्राइसैकेराइड हो जाता है। अगर हम टेट्रासैकेराइड की बात करें तो टेट्रोस इसका एग्जांपल है। हालांकि रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़नी नहीं है, आपको पढ़ना है सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस को ज़्यादा डिटेल में। लैक्टोस को मिल्क शुगर भी कहते हैं और सुक्रोज को केन शुगर या फिर टेबल शुगर भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और माल्टोस व्हीट शुगर कहलाती है क्योंकि जितने भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ग्रेन्स मतलब व्हीट, बार्ले वगैरह, उसके अंदर जो मिठास होती है वो इस मैल्टोस शुगर की वजह से होती है। और दूध में जो हल्की फुल्की मिठास होती है वो लैक्टोस की वजह से होती है। एंड सिंस यू नो वेरी वेल दैट लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है दूध के अंदर, तो वहीं से लैक्टिक और लैक्टोस वहीं से डराइव हुए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स यानी कि स्वाद में मीठे, क्रिस्टलाइन, फिजिकल स्टेट की बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार, और ये वाटर सोलेबल होते हैं। इनकी बात करें तो ये नॉन शुगर्स, इनमें कोई स्वाद नहीं होता, इनका फिजिकल स्टेट अमॉर्फस सॉलिड होता है या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाटर इनसॉलेबल होते हैं यानी कि पानी में घुलते नहीं है। जिसमें शुगर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कराया दो कैटेगरीज में, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाई हुए एल्डोज और कीटोस में, जिनके अपने अपने उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए। एल्डोज का एग्जांपल उदाहरण है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर फ्रक्टोज। और ओलिगोसैकेराइड में यही वाला एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड का यहाँ पर भी चला जाएगा निकल कर आपका ट्राइसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। ट्राइसैकेराइड में आपका रेफिनोस आ जाता है, फिर टेट्रासैकेराइड में टेट्रोस आ जाता है। ऐसी पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड और हेप्टासैकेराइड और ऑक्टा, नैनो और डेकासैकेराइड्स ये कैटेगरीज हैं जिनमें ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई करा गया है। और पॉलीसैकेराइड्स को आप फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया है, वहां पर सिर्फ तीन एग्जांपल्स आपके पास हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ है, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कि हाइड्रोलाइज होने पर ये किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर बहुत साधारण भाषा में कहें तो हाइड्रोलाइज होने पर ये कितने ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के यूनिट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी आधार पर हमने क्या करा है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों को अलग से पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स को। पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। अच्छा बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाकई में ही आप लोगों के लिए रेलेवेंट है या यूजफुल साबित हो रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज़ टेल अदर्स एज वेल कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जाकर जुड़ें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। देखिए चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, एक चैनल नहीं है, बहुत सारे हैं। बस कुछ चैनल्स ये होते हैं कि वो बेसिक से चीज़ों को नहीं बताते हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सा मंत्र ये है कि आपको चीज़ें बेसिक से बताई जाएं, ठीक है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हो चुका है पढ़ाई को लेकर, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों से बच्चे जुड़े रहें कहीं ना कहीं। तो अगर हम मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed
हाइड्रोलाइज फर्दर टू प्रोड्यूस, या फिर कह लीजिए टू गिव सिंपलर यूनिट्स दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बात करें इनके जनरल फॉर्मूले की, अभी मैं समझा भी दूंगा ये जनरल फॉर्मूला। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2nOn, जहां पर n डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड दिस n डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और दोनों एटमों की संख्या क्या है, सेम है, जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम होंगे। और हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन और ऑक्सीजन एटम के जस्ट डबल होगी। ठीक है, अबाउट 20 monosaccharides are known to exist in nature। प्रकृति के अंदर आज के समय में लगभग 20 मोनोसेकेराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, खैर हमें वो 20 के 20 तो नहीं पढ़ने हैं, कहीं ना कहीं हमें इतना तो रिलैक्सेशन मिल गया है कि हमें 20 के 20 नहीं पढ़ने, कुछ ही पढ़ने हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जो डिटेल में 2 एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करने हैं वो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसके, मोनोसेकेराइड के। हालांकि इसमें आप राइबोज भी ले सकते हैं, आप इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड भी ले सकते हैं, वो भी एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, लिखने को लिख सकते हैं, राइबोज ले लीजिए, राइबोज भी इसका एग्जाम्पल है। आप इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड भी, बस स्पेस कम है इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ, एटसेट्रा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसा कि बताया गया 20 मोनोसेकेराइड्स लगभग एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब पानी की मदद से इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर और सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं टूटेंगे। यानी कि इनसे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल है ही नहीं, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड्स क्या है, सिंपलर यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है ना, इससे ज्यादा छोटी इकाई आपको और कार्बोहाइड्रेट की देखने को नहीं मिल सकती। आप चाहते हैं कि कोई मोनोसेकेराइड और छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्लूकोज का अगर आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हाइड्रोलाइज कराने पर वो और दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और कोई पॉसिबल नहीं है। अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2nOn ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई कर लीजिए, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो n की वैल्यू यहाँ 6 रखिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12 और n की वैल्यू 6, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है ना, तो वहां पर भी ये बात लागू हो रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। और इसी तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, 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 तो इस पर भी ये बात लागू हो रही है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स को हम किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई करा जाता है इस आधार पर कि उसमें कितने कार्बन एटम है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है जी, अब इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके लिए। कार्बन एटम्स, जनरल टर्म, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर किसी मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन एटमों की संख्या 3 है तो उसके लिए जो आप जनरल टर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्राइओस। अगर 4 है तो टेट्रोस, अगर 5 है
तो पेंटोस, 6 हैं तो हेक्सोस, और सिमिलरली 7 है तो हेप्टोस, और 8 है तो ऑक्टोस। अगर एल्डिहाइड है तो आप उसमें प्रीफिक्स लगाएंगे एल्डो, और अगर कीटोन है तो आप उसमें प्रीफिक्स लगाएंगे कीटोन। अब फॉर एन एग्जांपल, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड का ही उदाहरण है। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? CHO OH H OH H OH H OH H और CH2OH। ये होता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखिए ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन? तो इसमें है एल्डिहाइड, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्डो। और कितने कार्बन हैं? 6, तो 6 के लिए जनरल टर्म लगाएंगे हेक्सोस, तो एल्डो हेक्सोस। और जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का नाम एल्डो हेक्सोस भी होता है, वो यहां से निकल कर आया है कि जब हमने मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करा एल्डोज और कीटोस में, तो जिनमें एल्डिहाइड होता है उन्हें एल्डोस, और जिनमें कीटोन होता है उन्हें कीटोस, और इसी तरीके से ग्लूकोज का नाम पड़ा है एल्डो हेक्सोस। सिमिलरली अगर मैं यही चीज फ्रक्टोज पे अप्लाई करूं, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, बस फर्क इतना है कि उसमें एल्डिहाइड की जगह आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिलता है? कीटोन देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जो हम फंक्शनल ग्रुप वो प्रीफिक्स यूज करेंगे, जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा कीटो, और इसमें भी 6 कार्बन है तो हेक्सोस। तो फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोस कहते हैं और ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोस कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट ईट्स 2 to 10 monosaccharid units, simpler units on hydrolysis known as oligosaccharides। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड यूनिट्स यानी कि सिंपलर यूनिट्स आपको दे दें, वही क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अब डिपेंडिंग यानी कि इस बेसिस पर कि हाइड्रोलाइज होने पर वो पर्टिकुलर ओलिगोसैकेराइड आपको कितने मोनोसेकेराइड यूनिट दे रहा है, इस आधार पर इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। Depending upon the number of monosaccharides units they give या फिर provide on hydrolysis, oligosaccharides are further classified, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था, एस डाइसैकेराइड्स। नाम से ही पता लग रहा है ऐसा ओलिगोसैकेराइड या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको दे दे, वही क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस में
और मे नॉट बी सेम। और वो जो दोनों की दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन्होंने आपको दिए, मोनोसैकेराइड का मतलब वही ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीआइडिहाइड और कीटोन, वही सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो वो जो दोनों की दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट इसने हाइड्रोलाइज होने पर आपको दी है, वो एक जैसी भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाइसैकेराइड का एग्जांपल बता रहा हूं। देखो डाइसैकेराइड है तो ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट, लेकिन इसके टिपिकल एग्जांपल क्या होंगे, तो वो सुक्रोज है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि सुक्रोज को बॉईल करते हैं एसिड की प्रेजेंस में इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ये आपको बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देता है। ठीक है जी। सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिस करा रहे हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा बराबर मात्रा में, और ये दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं। तो देखो इसने हाइड्रोलाइज होने पर दो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको दे दी। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक डाइसैकेराइड। अगर हम माल्टोज की बात करें तो जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर वो आपको दो मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज के प्रोवाइड करा देता है, यानी कि वो दोनों के दोनों सेम मोनोसैकेराइड यूनिट आपको प्रोवाइड कराएगा। सिमिलरली लैक्टोज ले लीजिए, जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रोवाइड कराएगा, यानी कि दोबारा से दो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट आपको प्रोवाइड कराएगा। अब यहां से आप ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन खुद बना सकते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होने पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको दे देते हैं, और वो तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से टेट्रा, और ऐसे करते करते आप डेका तक चले जाएंगे, यानी कि ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर आपको 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड करा देते हैं या उसमें टूट जाते हैं। ठीक है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक निकल कर आता है वो आता है पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट eats a large number of monosaccharide units on हाइड्रोलिसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर ज्यादा मात्रा में मोनोसैकेराइड यूनिट्स में टूट जाते हैं। 10 से ज्यादा मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 या 2 से 10 के बीच में कोई मात्रा निकल कर आई तो फिर वो ओलिगोसैकेराइड में काउंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाए तो उसको हम पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 का होल N। ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है सेल्यूलोज, स्टार्च ले लीजिए आप, ग्लाइकोजेन ले लीजिए आप, और मैंने आपको आपकी फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि जब आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस किसी एसिड की प्रेजेंस में लगभग 393 केल्विन का टेम्परेचर रखा जाता है और 2 से 3 एटीएम का प्रेशर रखा जाता है, तो ये आपको n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड करा देता है। ठीक है जी। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N, यानी कि बेसिकली ये C6H10O5 किसी सैकेराइड के N यूनिट से मिलकर तैयार हुआ है, और जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये N की संख्या 10 से तो ज्यादा ही होगी, 10 से कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी संख्या 10 हुई तो होते ही ओलिगोसैकेराइड में काउंट हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड तो होते ही वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं।
उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और आई थिंक यही कमर्शियल तरीका भी है ग्लूकोज बनाने का। कमर्शियल लेवल पर जो ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है तो ऐसे ही होता है कि आप स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, लगभग 393 केल्विन टेम्परेचर, 2 से 3 atm का प्रेशर मेंटेन करा जाता है, तब जाकर आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्रोवाइड होता है। ये कमर्शियल तरीका है ग्लूकोज बनाने का, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। हालांकि अभी कार्बोहाइड्रेट्स को हमें एक तरीके से और क्लासिफाई करना है, और वो दूसरा तरीका क्या होगा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में, कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं, और क्या होते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बोर्ड्स में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं विद एग्जाम्पल कि रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। धीरे धीरे कल से हम क्लासेस में 2-2, 3-3 MCQ का क्वेश्चंस का सिलसिला भी शुरू करेंगे। अभी इतना कुछ हमने पढ़ा नहीं है कि हम कोई MCQ उठा पाएँ, इसलिए भी आपको क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं। अदरवाइज मैं रोज़ 4 से 5 MCQ आपको क्लास में ही करवा दिया करूँगा। बाकी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और हमारा ये कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।